In this video, we are going to study about प्रावस्था नियम और फेज रूल ऑफ बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं प्रावस्था नियम यानी फेज रूल की डेफिनेशन क्या है। हम देखते हैं कि प्रावस्था नियम का जो गणितीय रूप है वह निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। F = C - P+2। यहाँ F विषमांगी तंत्र की डिग्री ऑफ फ्रीडम, P प्रावस्थाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ फेजेस तथा C घटकों की संख्या यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। शब्दों में प्रावस्था नियम को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या का मान उस सिस्टम के कंपोनेंट्स तथा फेजेस के अंतर से 2 अधिक होता है। फेज रूल में इस्तेमाल की गई टर्म्स का हम डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर उन टर्म्स का मतलब क्या है। पहली टर्म हम लेते हैं प्रावस्था यानी फेज। विषमांगी तंत्र के वे भाग जो कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट, यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किए जाने योग्य तथा अपने संगठन में यूनिफॉर्म हो प्रावस्था कहलाते हैं। प्रत्येक प्रावस्था के मध्य एक निश्चित सीमा यानी बाउंड्री होती है और यह सीमा इंटरफेस कहलाती है जो एक फेज़ को दूसरे फेज़ से सेपरेट करती है। एक बीकर में रखे कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा जल से बने विषमांगी तंत्र में 2 प्रावस्थाएं हैं क्योंकि दोनों ही द्रव भौतिक रूप से सुस्पष्ट हैं एवं यांत्रिक विधि से अलग किए जा सकते हैं तथा अपने आप में ही दोनों द्रव यूनिफॉर्म हैं। इस प्रकार अमिश्रणीय द्रवों से बने द्रव तंत्र में द्रवों की संख्या के बराबर ही प्रावस्था होती है। घुलनशील द्रव केवल एक ही प्रावस्था बनाते हैं। यदि दोनों ही परिस्थितियों में वाष्प का ध्यान रखा जाए तो एक प्रावस्था और बढ़ जाती है। प्रत्येक ठोस अलग अलग प्रावस्था बनाते हैं जबकि ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन एक ही प्रावस्था बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की तापीय अपघटन के रासायनिक साम्य पर हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज एट इक्विलिब्रियम विथ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड CO2 गैस। इसमें तीन प्रावस्था है जिसमें से 2 ठोस CaCO3 तथा CaO है वह एक गैस CO2 है। जल तंत्र को निम्न प्रकार लिख सकते हैं H2O सॉलिड एट इक्विलिब्रियम विथ H2O लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस। तो जल तंत्र में हम देखते हैं ठोस, द्रव तथा गैस 3 प्रावस्था हैं। गैसेस एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रणीय होती हैं अतः गैसों का मिश्रण एक ही प्रावस्था बनाता है। उदाहरण के लिए वायु अनेक गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा अन्य उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण है अतः प्रावस्था एक ही है। गैस के मध्य कोई इंटरफेस नहीं होता है अतः गैसीय तंत्र होमोजीनियस सिस्टम कहलाते हैं। विषमांगी साम्य की अवस्था में प्रावस्था का ताप व दाब संगठन रहता है यानी ऊर्जा और दाब व द्रव एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में स्थानांतरित नहीं होते हैं। दूसरी टर्म लेते हैं जो कि है घटक यानी कंपोनेंट। किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था पर घटकों की संख्या स्वतंत्र रूप से परिवर्तित अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके। घटक के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। बर्फ, जल, वाष्प तंत्र। इसमें वाटर सॉलिड इज एट इक्विलिब्रियम विथ वाटर लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम विथ वाटर गैस। इस द्रव की साम्यावस्था में इस सिस्टम की साम्यावस्था में 3 प्रावस्थाएं हैं, बर्फ, ठोस, जल, द्रव व वाष्प, गैस। प्रत्येक प्रावस्था का संगठन H2O द्वारा रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम प्रावस्था देखें H2O सॉलिड तो उसका घटक है H2O, प्रावस्था H2O लिक्विड उसका घटक है H2O और H2O गैस प्रावस्था इसका घटक है H2O। अतः इस प्रकार जल तंत्र एक कंपोनेंट सिस्टम है। दूसरा सिस्टम हम देखते हैं ठोस कैल्शियम कार्बोनेट को बंद पात्र में गर्म करने पर निम्नलिखित विषमांगी साम्य स्थापित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड at equilibrium with calcium oxide solid
प्लस CO2 गैस। इस तंत्र में 3 प्रावस्थाएं, 2 ठोस कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड तथा एक गैस कैल्शियम कार्बोनेट है। यद्यपि तंत्र में 3 अवयव हैं, किंतु तीनों अवयव स्वतंत्र रूप से नहीं हैं। इनमें से कोई 2 स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं, अतः तीनों अवयवों में से किन्हीं 2 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 या कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का तीनों प्रावस्थाओं के संगठन को व्यक्त करने के लिए चयन किया जा सकता है। इस प्रकार घटकों की संख्या 2 होगी, जो कि हम निम्न समीकरण से स्पष्ट करते हैं। पहला, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड को घटकों के रूप में लेते हैं तो प्रावस्था है हमारी CaCO3 सॉलिड। इसको डिफाइन करने के लिए घटक जो हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं वो है CaCO3 प्लस 0 CaO। प्रावस्था CaO सॉलिड के लिए घटकों की जो इक्वेशन आती है वो है 0 CaCO3 प्लस CaO, और जो CO2 की प्रावस्था है उसके लिए हम घटकों से इक्वेशन लिख सकते हैं CaCO3 माइनस CaO, यानी CaCO3 तथा CaO 2 घटकों को चयन करने के बाद हम देखते हैं हम तीनों प्रावस्थाओं को क्लियरली स्पष्ट रूप से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम दूसरे 2 घटक चुनते हैं, जैसे CaO तथा CO2। जब हम CaO CO2 को घटक के रूप में लेते हैं तो प्रावस्था अगर हमारी CaCO3 है तो घटक के द्वारा इक्वेशन आती है CaO प्लस CO2। CaO प्रावस्था को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन हम लिखते हैं CaO प्लस 0 CO2, और CO2 प्रावस्था को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन आती है 0 CaO प्लस CO2। अतः जब हम CaO तथा CO2 को घटक के रूप में लेते हैं तो भी हम तीनों प्रावस्थाओं को सटीक रूप से डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन के रूप में। अब हम तीसरा ऑल्टरनेटिव लेते हैं। जब हम CaCO3 तथा CO2 को घटकों के रूप में लेते हैं तो जो प्रावस्था है हमारी CaCO3, इसको घटक के रूप में हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं CaCO3 प्लस 0 CO2। CaO प्रावस्था के लिए इक्वेशन आती है CaCO3 माइनस CO2, और CO2 प्रावस्था के लिए इक्वेशन बनती है 0 CaCO3 प्लस CO2। इस प्रकार न्यूनतम अवयवों की संख्या 2 है, जिनके रूप में प्रत्येक प्रावस्था का संगठन सटीक डिफाइन किया जा सकता है। अतः यह तंत्र की में 2 कंपोनेंट तंत्र है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम सल्फेट जल तंत्र में विभिन्न प्रावस्थाओं जैसे Na2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, Na2 सल्फेट डेकाहाइड्रेट, Na2 सल्फेट एनहाइड्रस एवं विलयन बर्फ तथा वाष्प हो सकते हैं। इस प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को Na2SO4 तथा वाटर यानी H2O के पदों में प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः इस तंत्र में घटकों की संख्या 2 है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सॉलिड इज एट इक्विलिब्रियम विथ कॉपर सल्फेट ट्राइहाइड्रेट प्लस 2 वाटर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि घटकों की संख्या 2 ही होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट और H2O इन दोनों का चयन करने पर हम जितनी भी प्रावस्था है इस तंत्र की उनको एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित सूत्र से घटकों की संख्या की गणना की जा सकती है जबकि घटकों का आयनन न हो। निम्नलिखित तंत्र में घटकों की संख्या की गणना कीजिए। तो जब हम घटकों का आयन नहीं होता है यानी आयनाइजेशन नहीं होता है तो जो सूत्र है घटकों की संख्या ज्ञात करेगा वो है C = C' माइनस M। यहाँ पर C घटकों की संख्या है, C' कुल अवियोजित अवयवों की संख्या है, और जो M है वह रासायनिक समीकरणों की वह संख्या है जो कुल अवियोजित आयनों को परस्पर संबंधित करती है। फॉर एग्जाम्पल निम्नलिखित तंत्र में घटकों की संख्या की गणना करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CaCO3 सॉलिड जब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड एट इक्विलिब्रियम विथ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। इसमें C' 3 है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। M की मान है 1
जो कि है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, अतः C का मान आता है 3 - 1 + 3 - 1 = 2। तो जो CaCO3 सिस्टम का कंपोनेंट है, इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं NHOCl सिस्टम का। तो NHOCl सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम विथ NH3 गैस एंड HCl। यहाँ पर C प्राइम है 3 यानी NHOCl सॉलिड, NH3 गैस एंड HCl गैस। M की संख्या है 1 क्योंकि NHOCl जो अवियोजित है वो NH3 गैस और HCl से संबंधित है, अतः C का मान आया 3 - 1 = 2 यानी NHOCl 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं KCl NaCl वाटर सिस्टम। इसमें C का मान है 3 और इसमें चूँकि कोई भी अवियोजित अपघट्य ऐसा नहीं है जो कि दूसरे अवयवों को संबंधित हो, तो M का मान है 0, तो C का मान आया 3 - 0 = 3। KCl NaBr H2O लिक्विड तंत्र। C का मान है 5 जैसे KCl NaBr KBr NaCl H2O। M का मान है 1 क्योंकि KCl प्लस NaBr जो ये अवियोजित हैं ये देते हैं KBr प्लस NaCl, तो C का मान आया 5 - 1 = 4 यानी यह 4 कंपोनेंट सिस्टम है। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं NaCl सिस्टम। इसमें C प्राइम का नंबर 2 है जो कि है NaCl वाटर। M का मान 0 है तो C का मान आया 2 - 0 = 2 यानी NaCl का जो जलीय तंत्र है वह 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम दूसरे प्रकार के पदार्थों के लिए देखते हैं। आयनिक पदार्थों के लिए घटकों की संख्या का निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। C = C डबल प्राइम - n+1। C जो है वो घटकों की संख्या है, C डबल प्राइम कुल अवयवों की संख्या है आयनों से, एवं n है कुल साम्यावस्थाओं की संख्या। इसको हम निम्न उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं KCl NaCl H2O सिस्टम। इसमें जो सूत्र है वो है C = C डबल प्राइम - n+1। C डबल प्राइम की संख्या 6 है, KCl NaCl पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर, और n का मान है 2। NaCl गिव्स Na + Cl- एंड KCl गिव्स K + एंड Cl-, अतः n की संख्या आई 2। तो सूत्र में वैल्यूज़ रखने पर C = 6 - 2 + 1 = 3 यानी यह 3 कंपोनेंट सिस्टम है। अब दूसरा सिस्टम लेते हैं KCl NaBr वाटर सिस्टम, और सूत्र है C = C डबल प्राइम - n+1। C डबल प्राइम है 9 यानी KCl NaBr KBr NaCl पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और वाटर, और n है 4 जो कि है KCl गिव्स पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, NaBr गिव्स सोडियम आयन, ब्रोमाइड आयन एक्वस, KBr solid gives K ion aqueous, Br ion aqueous, and NaCl solid gives Na ion aqueous and Cl ion aqueous। तो C का मान आया 9 - 4 + 1 = 4 यानी ये 4 कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम देखते हैं NaCl का जलीय विलयन। C प्राइम = 4 NaCl सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर। N का मान है 1 क्योंकि NaCl सॉलिड इज एट इक्विलिब्रियम विथ सोडियम आयन एंड Cl आयन, अतः C का मान आया 4 - 1 + 1 = 2 यानी NaCl का जो जलीय विलयन है वह 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड का जलीय विलयन। C = C डबल प्राइम - n+1। C का आया है 4 दैट इज CH3COOH CH3COO- H+ NH2O, और N का मान है 1 CH3COOH इज एट इक्विलिब्रियम विथ CH3COO- aqueous एंड H+ aqueous, अतः C का मान आया 4 - 1 + 1 = 2 यानी एसिटिक एसिड का जलीय विलयन 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का तनु जलीय विलयन। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जलीय विलयन में निम्न साम्य रहता है। H2SO4 + H2O gives H3O + HSO4-, HSO4- + H2O is at equilibrium with H3O + SO4 2-, अतः C प्राइम का कुल आयनों C प्राइम
यानी कुल अवयवों की संख्या है H2SO4, H2O, H3O, HSO4 एंड SO4 2- यानी 5। तो C का मान आता है 5 - 2 + 1 = 2, यानी सल्फ्रिक एसिड का जो तनु जलीय विलयन है वह 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम तीसरी टर्म पर आते हैं जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक तंत्र को प्रभावित करने वाले कितने ही वेरिएबल्स होते हैं, परंतु इनमें से ताप, दाब एवं संगठन वे स्वतंत्र फैक्टर्स होते हैं। किसी तंत्र की डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फैक्टर्स की वह न्यूनतम संख्या है जिन्हें सिस्टम को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किया जाना आवश्यक है। फ्रीडम ऑफ डिग्री को समझने के लिए हम कुछ भौतिक उदाहरण लेते हैं, जैसे स्पेस में किसी गेंद की स्थिति को जानने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स, मैदान में पड़ी गेंद की स्थिति जानने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स तथा एक नाली में जलती हुई गेंद की स्थिति जानने के लिए 1 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऊपर वर्णित तंत्रों में गेंद की डिग्री ऑफ कोटि क्रमशः स्पेस में 3, मैदान में 2 व नाली में 1 है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण से डिग्री ऑफ फ्रीडम को और स्पष्ट में समझा जा सकता है। पहला, KCl के जलीय विलयन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, क्योंकि इस तंत्र को स्पष्ट करने के लिए 2 फैक्टर्स टेम्परेचर व कंसंट्रेशन यानी विलयन की सांद्रता को निश्चित किया जाना आवश्यक है। यदि KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है तो इस तंत्र के बारे में जानकारी केवल एक फैक्टर ताप पर दी जा सकती है, क्योंकि निश्चित ताप पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंपोजिशन निश्चित होता है। अतः KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोनोवेरिएंट है तथा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बाइवेरिएंट है। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मोनोवेरिएंट है और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वह बाइवेरिएंट है। किसी पात्र में एक गैस बंद है। इस तंत्र को अभिक्रिया करने के लिए 2 फैक्टर्स टेम्परेचर व प्रेशर की ही निश्चित करना पड़ता है। तीसरा फैक्टर कंपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही गैस है। जहाँ तक तंत्र में उपस्थित गैस के मोलों की संख्या का मान है, उसका मान उपर्युक्त दोनों चरों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि तंत्र विभिन्न गैसों का मिश्रण है तो तंत्र की अभिव्यक्ति में संगठन के रूप में तृतीय फैक्टर की भी आवश्यकता होगी। अतः जो तंत्र होगा सिस्टम वो ट्राइवेरिएंट होगा, टेम्परेचर, प्रेशर एवं कंपोजिशन। किसी बंद पात्र में यदि H2O द्रव तथा H2O वाष्प से बना तंत्र है तो इस तंत्र की अभिव्यक्ति में 2 ताप व दाब से केवल एक फैक्टर की आवश्यकता होगी, क्योंकि ताप के निर्धारण करने पर वाष्प दाब स्वयं निर्धारित हो जाता है। अतः इस तंत्र की फ्रीडम ऑफ डिग्री 1 होगी। बर्फ, जल तथा वाष्प एक बंद बर्तन में यदि साम्यावस्था में है तो तंत्र की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, क्योंकि बर्फ, जल तथा वाष्प तीनों साम्यावस्था में केवल 0.0098 सेंटीग्रेड ताप व 4.58 मिलीमीटर दाब पर ही रह सकते हैं। स्वेच्छा से हम किसी फैक्टर को निर्धारित नहीं कर सकते। अतः इस अवस्था में यह तंत्र जीरो वेरिएंट या नॉन वेरिएंट तंत्र कहलाता है। यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि एक बीकर में सामान्य ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर बर्फ, जल व वाष्प तीनों प्रावस्थाएं उपस्थित रह सकती हैं, परंतु साम्यावस्था में नहीं होती हैं। कुछ समय बाद बर्फ गल जाती है, यानी डिसअपियर हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।